हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज ये आपका 24 दिसंबर 2024 आज हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे और ये आपका ग्रेड 3 वाला जो एग्जाम है इसका एनालिसिस बेसिकली चल रहा है। तो इससे पहले वाले वीडियोस अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो यहाँ पर आई बटन पर लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। और इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। गाइस कल वाली जितनी भी पीडीएफ थी 23 ऑफ दिसंबर यानी कि 23 दिसंबर 2024 की हमने फर्स्ट सेकेंड और थर्ड वाली तीनों पीडीएफ अपडेट कर दी हैं और इससे पहले वाली भी अपडेट है। एप्लीकेशन भाई स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में चले जाइएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, तो जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी आगे आने वाले दिनों में ये जो पीडीएफ है आपको यहीं पर मिलेगी, तो जाकर इनको जरूर से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। मैं आपको बता दूं गाइस, इस वीडियो में बिल्कुल 100% ऑथेंटिक क्वेश्चंस, 100% रियल क्वेश्चंस हम कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा लास्ट तक देखा करें और पूरा लास्ट तक आपको देखने का बेनिफिट ये होगा 100% रियल क्वेश्चन आपको पता चलेंगे। कुछ लोग हमारा जो है फेक थंबनेल यूज़ करते हैं, तो उनके ऊपर बिल्कुल भी बिलीव ना करें, क्योंकि हमारे जो चैनल है उसकी वो इमेज खराब करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि थंबनेल यूज़ करके वो फेक क्वेश्चंस कवर करवा रहे हैं, इसलिए इमेज खराब करने का काम कर रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उन चैनल को फॉलो ना करें, क्लियर है। और इस वीडियो को जय सपोर्ट करें, जय शेयर करेगा, क्योंकि हम आपके लिए 100% ऑथेंटिक क्वेश्चंस लाते हैं। और ये जो वीडियो रहेगा बायलिंगुअल रहेगा, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में वीडियो रहेगा। आप सभी की डिमांड पर हमने जो है इंग्लिश का भी इसमें डाल दिया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जय शेयर करेगा। तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछा गया, यूनेस्को की जो विश्व धरोहर समिति इसका 46वां सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया भारत में। कब आयोजित किया गया? तो 21 से 31 जुलाई 2024 के बीच में, है ना। भारत में पहली बार ये आयोजित हुआ है। तो यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वाज द 46th सीजन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी हेल्ड? तो इंडिया में यह किया गया। भारत ने 21 से 31 जुलाई 2024 तक पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक के 46वें सत्र की मेजबानी की है। नई दिल्ली का जो भारत मंडपम है, नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हुआ है और ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम 1977 में आरंभ हुए विश्व धरोहर सम्मेलन के साथ भारत की दीर्घकालिक सहभागिता की दिशा में एक उपलब्धि साबित हुआ है। भारत की राजधानी जो है ये नई दिल्ली, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में 21 से 31 जुलाई 2024 तक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के 46वें विश्व विरासत समिति सत्र की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार ये है। इससे पहले वाला है, तो ये पहली बार है जब देश में इसका आयोजन जो है भारत में हो रहा है, तो पहली बार ये हुआ है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जुलाई 2024 को केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी की उपस्थिति में समारोह का उद्घाटन किया और नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में यूनेस्को के जो महानिदेशक हैं ऑड्रे अजोले और विभिन्न देशों के संस्कृति मंत्री, राजदूत और डोमेन विशेषज्ञ भी इसमें शामिल हुए हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय यूनेस्को के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का जो आयोजन है ये बेसिकली इसने किया है। तो आपको याद भी रखना है चीज़ें जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, क्योंकि क्वेश्चंस कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ से बनना। यूनेस्को से आपको बताइए लगातार अभी तक 3-4 क्वेश्चंस बन चुके हैं, आगे भी करंट अफेयर में क्वेश्चंस बनेंगे। जो भी अपडेट निकल कर आ रहे हैं करंट अफेयर में यूनेस्को से रिलेटेड, तो आप सभी को अच्छे से देखिएगा, है ना। और जो भी नई नई चीज़ें अभी हाल ही में शामिल की गई है उनको भी अच्छे से देख कर जाइएगा आप। ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर दी जा रही, लिमिटेड टाइम है। अगर अभी तक इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। नंबर है, कोई डाउट है कुछ कर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा एसएससी जीडी और एमपीएसआई एनटीपीसी वगैरह की भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय जो शतरंज खिलाड़ी है ये कौन बने हैं? वो बिकम द सेकेंड इंडियन चेस प्लेयर टू अचीव एन एलो रेटिंग ऑफ 2800 यानी कि 2800, है ना। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, ये अर्जुन एरिगेसी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्जुन एरिगेसी ये जो है 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी ये बन गए हैं। तो ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी शास्त्रीय शतरंज में 2800 एलो रेटिंग अंक हासिल करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं और दुनिया के 16वें खिलाड़ी बन गए हैं। इसकी जो घोषणा है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ, जो शतरंज महासंघ है फीडे, इसने 1 नवंबर 2024 को एक सोशल मीडिया पोस्ट पे की है। तो ये जो है अगर दुनिया में पूछी जाए तो 16वें नंबर के और भारत में दूसरे नंबर के ये जो है भारतीय शतरंज खिलाड़ी बने हैं। 21 वर्षीय अर्जुन एरिगेसी विश्वनाथन आनंद के बाद
2800 एलो रेटिंग अंक हासिल करने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। पहले भारतीय कौन है? तो ये है विश्वनाथन आनंद। दूसरे बने हैं अर्जुन एरिगेसी। 28 वर्षीय अर्जुन एरिगेसी वर्तमान में ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन, ग्रैंड मास्टर फेबियानो कारुआना और ग्रैंड मास्टर हिकारू नाकामुरा के बाद फीडे द्वारा दुनिया में चौथे नंबर के खिलाड़ी हैं। वारंगल तेलंगाना के अर्जुन एरिगेसी के लिए ये साल शानदार रहा। उन्होंने 10 से 23 सितंबर 2024 तक हंगरी का जो बुडापेस्ट है यहाँ पर आयोजित हुआ था 45वां फीडे शतरंज ओलंपियाड, इसमें व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है। ये पॉइंट मैं आपको जो बता रहा हूँ 100% आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अर्जुन एरिगेसी ने जो है, तो क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि 45वें फीडे शतरंज ओलंपियाड में किसने जो है व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है, या फिर इन्होंने जो है अर्जुन एरिगेसी ने कौन सा व्यक्तिगत स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये कौन सा संस्करण था, 45वां फीडे जो संस्करण है इसका कौन सा था, कब हुआ है, कहाँ पर हुआ है ना। तो 10 से 23 सितंबर हंगरी के बुडापेस्ट में ये हुआ है। आपको हर एक चीज़ याद रखनी है, क्वेश्चन को कैसे भी तोड़ मरोड़ के आपसे पूछा जा सकता है। एरिगेसी ने भारतीय पुरुष टीम के प्रदर्शन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने 45वें शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता था। अगला क्वेश्चन पूछा गया वित्त वर्ष 2024-25, बजट से लगातार आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में रक्षा मंत्रालय के लिए कितनी राशि आवंटित की गई, हाउ मच अमाउंट वाज एलोकेटेड, है ना। तो फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन द यूनियन बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 6,21,940.85 करोड़ रुपए ये जो है आवंटित किए गए। वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में रक्षा मंत्रालय को 6,21,940.85 करोड़ रुपए लगभग 75 बिलियन US$ आवंटित किए गए, जो सभी मंत्रालयों में सर्वाधिक है। तो वित्त वर्ष 2024-25 में रक्षा बजट का जो आवंटन है, ये बजट अवलोकन वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रक्षा बजट 6,21,540.85 करोड़ रुपए, जो कुल केंद्रीय बजट का 13.04% है। नियमित केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा जो मंत्रालय इसको 6.22 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो सभी मंत्रालय में सबसे अधिक है। और वित्त वर्ष 2023-24 में 4.79% अधिक है इससे। अगला जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से है कि रक्षा अधिग्रहण परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, वो चेयर्स द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। तो ये जो रक्षा अधिग्रहण परिषद है, जिसका फुल शॉर्ट नेम अगर आप बताएं तो ये DAC हो जाएगा, है ना, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल हो जाएगा। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है रक्षा मंत्री है, तो रक्षा से रिलेटेड है, तो आसानी से याद रख सकते हैं। रक्षा मंत्री इसके जो है अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्षता करते हैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। तो रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC रक्षा मंत्रालय का एक शीर्ष निर्णय लेने वाला निकाय है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा जो अधिग्रहण परिषद है DAC, इसने 3 दिसंबर 2024 को क्लियर 21,772 करोड़ के 5 पूंजी अधिग्रहण प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है ना। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि करंट का है अभी। इनमें वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट, फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, इसके अलावा अगली पीढ़ी के रडार वार्निंग रिसीवर और तटीय क्षेत्रों में निगरानी के लिए एडवांस लाइट जो हेलीकॉप्टर है, ये बेसिकली इसमें शामिल है। तो 21,772 करोड़ के 5 पूंजी अधिग्रहण प्रस्ताव को मंजूरी दी है राजनाथ सिंह ने, जो किसके तहत की है, रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने ये दी है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ओडिशा विधानसभा चुनाव 2024 किस पार्टी ने जीता। तो ओडिशा विधानसभा जो चुनाव है 2024 ये जीता है विच पार्टी वोन द ओडिशा असेंबली इलेक्शन 2024। तो ये जीता है BJP ने, भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। देखिए किस पार्टी को कितनी सीटें इसमें मिली है, तो भाजपा को 78 सीटें मिली है, BJD है ना, BJD है ना, इसको मिली है 51 सीटें, कांग्रेस को 14 सीटें मिली है, CPIM को 1 सीट और IND को 3 सीटें यहाँ पर मिली है। तो इस तरीके से तो सबसे ज़्यादा जो मेजोरिटी है ये भाजपा की है ना, बहुमत किसको मिला है, भाजपा को मिला है। 2000 से 2024 तक ओडिशा के जो इतिहास में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले बीजू जनता दल BJD है ना, इसके नवीन पटनायक थे। 2000 से 2024 तक 24 साल तक ये बेसिकली रहे थे मुख्यमंत्री। अभी वर्तमान में कौन है ओडिशा के जो मुख्यमंत्री है, ये कौन है, ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में आपसे क्वेश्चन बनाए, किसके बारे में बनाए, मुख्यमंत्री हरियाणा के पूछे गए थे, क्योंकि हरियाणा भी चुनाव अभी हुआ है विधानसभा। तो याद रखिएगा ओडिशा के जो वर्तमान मुख्यमंत्री इनका नाम है मोहन चरण मांझी।
मोहन चरण मांझी जो है ये उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री, जो कि बीजेपी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी के, कब बने? 12 जून 2024 को। तो याद रखना है इनका नाम। इनके पहले थे नवीन पटनायक, जो पिछले 24 साल से यहाँ के मुख्यमंत्री थे, सन 2000 से 2024 तक। तो याद रखना है मोहन चरण मांझी एक भारतीय राजनीतिज्ञ है जो उड़ीसा के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में सेवारत है। तो उड़ीसा के 15वें नंबर के मुख्यमंत्री है। इस प्रकार नवीन पटनायक का 24 साल का जो कार्यकाल है ये बेसिकली समाप्त हो गया है इनके आने से। अगला जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का है कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना किस राज्य ने शुरू की है? विच स्टेट लॉन्च द मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना? तो ये दिल्ली जो है, दिल्ली जो है इसने की है, दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई। किस सरकार ने या किस राज्य ने? तो मुख्यमंत्री महिला सम्मान जो योजना है ये दिल्ली के द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई एक योजना है। अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है। तो दिल्ली अब एज अ आपका डिपेंड करता है ऑप्शंस के ऊपर भी, क्योंकि महिलाओं से रिलेटेड एक जो योजना है ये मध्य प्रदेश में भी चल रही है। मध्य प्रदेश में उसको कहा जाता है लाडली बहना योजना, है ना, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। यहाँ पर नाम दिया है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। अगर मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का पूछा जाता तो उसी का नाम यहाँ पर देता, क्योंकि इससे पहले भी जो क्वेश्चंस बने हैं उनमें भी लाडली बहना योजना का जो नाम है उससे क्वेश्चन बनता है। तो ये जो एग्जैक्ट नाम जो दिया है, ये जो योजना स्टार्ट की है ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अभी लॉन्च की है, अभी 2-4 दिन पहले ही, 23 दिसंबर 2024 को। और जो है इसका जो शुभारंभ इन्होंने किया है 23 को। तो ये इतनी जल्दी तो आई थिंक नहीं पूछी जाती। हो सकता है ऐसा पूछा हो कि जो मुख्यमंत्री महिला सम्मान जो योजना है किस राज्य ने शुरू करने की पेशकश की है। शुरू नहीं की है, शुरू करने की पेशकश की है, शुरू करने की प्लानिंग कर रही है, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन हो सकता है। तो दिल्ली आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब इसमें थोड़ा सा अगर पैटर्न चेंज हो सकता है, कुछ और भी ऑप्शंस आपके हो सकते हैं, आंसर हो सकता है, बाकी आप देख लीजिएगा। मुख्यमंत्री महिला सम्मान जो योजना है दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई। इस योजना के तहत अब ये एक चीज़ ये है कि ये क्वेश्चंस यहीं से बना होगा, क्योंकि ये जो योजना है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, ये 2100 रुपये पर मंथ इसके तहत महिलाओं को दिए जाएंगे। इस योजना को पहले ही अनाउंस तो कर दिया गया था, बट 23 दिसंबर 2024 को उसको लॉन्च किया गया। तो अनाउंस तो ये पहले ही हो चुकी थी। तो हो सकता है यही क्वेश्चन आपका हो। तो दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को 2100 जो रुपये हैं इनकी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएंगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 23 दिसंबर 2024 को इस योजना का शुभारंभ किया है, यानी कि कल किया है इन्होंने इसका शुभारंभ। आज 24 है, कल 23 दिसंबर था तो कल इन्होंने किया इसका, जिसमें उन्होंने दक्षिणी दिल्ली का किदवई जो नगर है इसमें घर घर जाकर महिलाओं से मुलाकात की और उन्हें योजना के बारे में जानकारी दी है। दिल्ली सरकार की इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना और उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। और ये जो योजना है लाडली बहना योजना, इसके बारे में भी याद रखिएगा। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई, सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का जो उद्देश्य है राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, उनके जीवन स्तर को सुधारना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये जो योजना है मार्च 2023 में लॉन्च की थी। तो ये पुराना करंट अफेयर है, अब का लास्ट 5-6 मंथ का करंट अफेयर बन रहा है। तो ये तो आपकी नहीं पूछी गई होंगी, है ना। मार्च 2023 में लॉन्च की थी शिवराज सिंह चौहान ने, जो कि अभी वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं और ग्रामीण पंचायत मंत्री हैं। तो याद रखिएगा ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार की एक बड़ी पहल है मध्य प्रदेश के लिए। अगला क्वेश्चन ऐसा है कि तेलों का जो हाइड्रोजनीकरण है कौन सी क्रिया है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनाइजेशन ऑफ ऑयल्स? तो ये रासायनिक क्रिया है, केमिकल रिएक्शंस ये हैं। तेलों के हाइड्रोजनीकरण जो है कौन सी क्रिया है? तो रासायनिक क्रिया है। तेलों का हाइड्रोजनीकरण एक रासायनिक क्रिया है जिसमें तरल असंतृप्त वसा जैसे वनस्पति तेल को ठोस या अर्ध ठोस संतृप्त वसा जैसे घी या मार्जरीन में परिवर्तित किया जाता है। तो हाइड्रोजनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें असंतृप्त वसा के अणुओं के डबल बॉन्ड्स में हाइड्रोजन जोड़कर उन्हें संतृप्त बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अपना लिंग बदल सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन चेंज इट्स सेक्स? तो ये घोंगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घोंगा करेक्ट आंसर रहेगा। घोंगा जो है ये अपना लिंग बदल सकता है। घोंगे वाद्य जो है द्विलिंगी हैं और इनमें नर और मादा प्रजनन अंग होते हैं। वे एक साथी के साथ संभोग करते समय शुक्राणु और अंडाणु का जो उत्पादन करने में सक्षम होते हैं। तो घोंगे का नर प्रजनन अंग कभी भी घोंगे की मादा जननांगों को निषेचित नहीं कर सकता है। जब दो घोंगे अलग हो जाते हैं तो प्रत्येक घोंगे के अंडे दूसरे घोंगे के शुक्राणु द्वारा निषेचित होते हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन की शक्ति का उपयोग किस तरह से किया जाता है? हाउ इज द पावर ऑफ हाइड्रोजन हार्नेस्ड? तो आपका करेक्ट आंसर जो रहेगा हाइड्रोजन का इस्तेमाल जो है ईंधन कोशिकाओं में बिजली, गर्मी और शक्ति पैदा करने के लिए किया जाता है। हाइड्रोजन इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड पावर इन फ्यूल सेल्स। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन का इस्तेमाल जो है ईंधन के
ईंधन कोशिकाओं में बिजली गर्मी शक्ति पैदा करने के लिए किया जाता है। तो हाइड्रोजन का जो इस्तेमाल है वाहनों को चलाने के लिए ईंधन के रूप में भी किया जाता है, और हाइड्रोजन का इस्तेमाल रॉकेट ईंधन के रूप में भी किया जाता है, औद्योगिक प्रक्रियाओं में किया जाता है, अमोनिया उर्वरक और मेथनॉल जो है इसके उत्पादन में किया जाता है, और इसके अलावा शोधन प्रक्रियाओं में भी इसका यूज़ होता है हाइड्रोजन का। तो कई सारी चीज़ों में होता है और डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शंस में क्या क्या चीज़ें किस टाइप से मिली थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे एक योजना के बारे में था, जो कि हमने एक योजना तो आपको बता दी है, आई थिंक आपकी एक और योजना को भी पूछी गई थी जो कि एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन था आपका जो कि पूछा गया था, इस तरह से चीज़ें थी। और भी क्वेश्चंस आगे आपको कवर करवाएंगे, काफ़ी सारी डिटेल है, अभी तो वीडियो आधा नहीं हुआ है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा। आरपीएफ कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज सिर्फ 79 की प्राइस पर है, और एग्जाम भी अब जल्दी ही इसका होने वाला है, आई थिंक जनवरी के समथिंग। तो आप जल्दी से इसमें इनरोल नहीं किया तो कर लीजिएगा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी काफ़ी कम प्राइस में मिल रही है, सिर्फ 500 रुपये की। यहाँ पर आपको सिर्फ 79 रुपीज़ की और 500 से ज़्यादा टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, पेड कोर्स में जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, व्यवस्थित रूप से सारी चीज़ें एज इट इज आपको मिल जाएंगी सबसे कम प्राइस में। ये SSC GD की है, ये भी 79 की है, और इसमें भी 500 से अधिक डेटा आपका लिए डला हुआ है। एप्लीकेशन पर डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो ये MPSI के लिए स्पेशल है, इसके अलावा NTPC वगैरह की भी अवेलेबल है, आप जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दबाव की इकाई क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, तो पास्कल हो जाएगा। दबाव या दाब की जो इकाई है पास्कल हो जाएगी। दाब के लिए SI प्रणाली की जो मूल इकाई है पास्कल है, जो न्यूटन बटा m², एक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, जहां न्यूटन किलोग्राम ms² होती है। पास्कल एक बहुत छोटी दाब इकाई है। उदाहरण के लिए मानक वायुमंडलीय दाब जो है ये 10, 13, 25 PA परम है। तो दबाव की सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली इकाई है पास्कल, किलो पास्कल, मेगा पास्कल और साई यानी पाउंड प्रति वर्ग इंच, टोर ATM है ना, वायुमंडलीय दबाव, एटमॉस्फेरिक जो दबाव जिसको कहा जाता है प्रेशर। तो याद रखिएगा ये बार होती है। तो 1 ATM वाला क्वेश्चन कल पूछा था हमने, आपको बताया था 1 ATM वाला, तो एटमॉस्फेरिक ये प्रेशर ये वाला होता है ना। तो ये भी इसका ये पास्कल दबाव वाला है ना। तो कई सारी इसकी इकाइयाँ हैं है ना, और जिन तरफ से इस्तेमाल की जाती है उस टाइप से ये बढ़ती जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है ऊर्जा से जुड़े कुछ सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिले थे। तो ऊर्जा कार्य करने की जो क्षमता है, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है, एनर्जी इज द एबिलिटी टू फंक्शंस। तो ऊर्जा का जो सूत्र है ऊर्जा बराबर शक्ति इंटू समय हो जाएगा। तो ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है, तो ऊर्जा को जूल या वाट सेकंड में मापा जाता है। ऊर्जा के प्रकार, तो संभावित ऊर्जा है ना, गतिज, तापीय, विद्युत, रासायनिक, परमाणु या अन्य रूपों में मौजूद हो सकती है। तो ऊर्जा कई प्रकारों में मौजूद हो सकती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। कोशिका में पदार्थों के प्रवेश और निष्कासन पर नियंत्रण रखना है इसका काम। कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस इनटू द सेल। कोशिका से बाहर आने जाने वाले जो पदार्थ हैं उन पर नियंत्रण रखने का काम होता है कोशिका झिल्ली का, सेल मेम्ब्रेन का। ये आपको आसान भाषा में याद रख लेना है। प्लाज्मा झिल्ली कोशिकाओं की एक जैविक झिल्ली है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं इन दोनों की बाहरी परत बनाती है। इसे कोशिका झिल्ली के रूप में जाना जाता है। इसके अतिरिक्त कोशिका की सामग्री के लिए एक पात्र के रूप में कार्य करते हुए प्लाज्मा झिल्ली जो है कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती है। ये कोशिका झिल्ली के बाहर स्थित बाह्य जो मैट्रिक है जैसे निर्जीव पदार्थ से जुड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, व्हाट कॉज द ट्विंकल ऑफ स्टार्स। तो ये जो है क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है आपसे और आज वापस से क्वेश्चन बन रहा है आपका। तो इसका मेन रीजन है वायुमंडलीय अपवर्तन। तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय जो अपवर्तन है इसके कारण तारों का टिमटिमाना होता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट, तो वहाँ घटना जिसके द्वारा प्रकाश की एक किरण अपना मार्ग मोड़ती है, जब वहाँ एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे तक जाती है तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। बंकन इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की गति विभिन्न माध्यमों में भिन्न होती है। तो तारों का टिमटिमाना तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है दाब की इकाई क्या है। ये क्वेश्चन हमने एक बार तो आपको कवर करवा दिया, एक बार और सेम टू सेम क्वेश्चन 2 बार पूछा गया। ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, इसलिए डबल हमने डाला है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, पास्कल। पी आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। दाब की जो इकाई है पास्कल है और यह दबाव की अंतर्राष्ट्रीय और वैधानिक इकाई है। पास्कल एक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब बढ़ने पर, देखिए दाब बढ़ने और घटने पर क्या होता है, व्हाट हैपन व्हेन द प्रेशर इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो दाब जब भी बढ़ता और घटता है तो क्या चीजें होती हैं ये आपको बतानी है। किसी वस्तु पर दाब घटने पर
वस्तु का जो क्वथनांक है ये कम हो जाता है, वहीं दाब जो बढ़ता है तो क्वथनांक भी बढ़ जाता है। तो एज द प्रेशर ऑन एन ऑब्जेक्ट डिक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द जो ऑब्जेक्ट है डिक्रीज हो जाएगी। एट द सेम टाइम द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज एज द प्रेशर जो है ये भी इंक्रीज आपका हो जाएगा। तो दाब जो है प्रेशर इसको कहा जाता है। बढ़ने या घटने का प्रभाव किसी पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों पर निर्भर करता है। ये प्रभाव मुख्यतः पदार्थों की अवस्था, ठोस, द्रव, गैस और उस पर क्रिया करने वाली स्थितियों पर निर्भर करती है। तो किसी वस्तु के प्रति इकाई सतह क्षेत्र पर लगाया गया बल जो होता है ये भौतिक बल दाब कहलाता है। किसी गैस का तापमान नहीं बदलता तो दबाव बढ़ने पर उसका आयतन घटता है। किसी वस्तु पर दाब बढ़ने पर वस्तु के आयतन घटता है और उसका घनत्व बढ़ता है। तो दबाव का प्रभाव जो है वस्तु के को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल देता है। अगला क्वेश्चन है ऐच्छिक पेशियां कौन सी होती है? व्हाट आर द वॉलेंटरी मसल्स? तो ऐच्छिक जो पेशियां होती है कौन सी होती है? हाथ की मांसपेशियां और पैर की मांसपेशियां, आर्म्स मसल्स और लेग्स मसल्स जो होती है ये होती है वॉलेंटरी मसल्स। तो जिन मांसपेशियों को हम अपनी इच्छा से गति करा सकते हैं वे ऐच्छिक मांसपेशियां होती हैं और ये मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी होती हैं और शरीर की गति को नियंत्रित करती है। तो ऐच्छिक पेशियों के कुछ उदाहरण है जैसे कि हाथ की मांसपेशियां और पैर की मांसपेशियां जिनसे अपन गति करा सकते हैं उनको बोला जाता है मांसपेशियां, ऐच्छिक मांसपेशियां, है ना। अगला क्वेश्चन है मिश्रण का बनना और यौगिक का बनना कैसा परिवर्तन है? तो व्हाट आर द चेंजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ ए मिक्सचर एंड द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपोनेंट? तो मिश्रण और यौगिक का बनना कैसा परिवर्तन है? मिश्रण का बनना तो भौतिक परिवर्तन है और यौगिक का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो द फॉर्मेशन ऑफ ए मिक्सचर इज अ फिजिकल चेंज वेयर आर एज द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपोनेंट इज ए केमिकल चेंज। मिश्रण तब बनता है जब दो या दो से ज़्यादा अलग अलग पदार्थ शारीरिक रूप से मिलते हैं। तो मिश्रण बनाने के बाद इन पदार्थों को वापस उनके मूल पदार्थों में अलग किया जा सकता है। तो वो होता है आपका ये होता है मिश्रण। वहीं जो रासायनिक प्रक्रिया है तब होती है जब दो या दो से ज़्यादा पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं और इस नए पदार्थ को वापस मूल पदार्थों में नहीं बदला जा सकता है। तो ये आपका इस तरह की चीज़ें होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, गर्मी में हमें सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए? वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर? तो गर्मियों के मौसम में हमें सूती कपड़े इसलिए पहनने चाहिए क्योंकि सूती कपड़े जो होते हैं पानी के अच्छे अवशोषक होते हैं, गुड्स अब्जॉर्बेंट ऑफ वाटर। तो जो पानी का जो है अच्छा अवशोषक ये होते हैं। अगर बताएं सीधी लैंग्वेज में आपको तो सूती कपड़े हल्के और श्वसनशील होते हैं और इनमें से श्वास लेने में आसानी होती है। सूती कपड़े पसीने को जल्दी सोख लेते हैं और सूखने में भी तेजी करते हैं, तेज होते हैं। तो सूती कपड़े त्वचा के लिए सुरक्षित होते हैं और इनसे एलर्जी का खतरा कम होता है। सूती कपड़े प्राकृतिक फाइबर के बने होते हैं। सूती कपड़े जो सूती कपड़े हैं इनके संपर्क में आने वाली वस्तुओं के बीच ऊष्मा के स्थानांतरण को कम करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पायरुवेट में कितने कार्बन होते हैं? हाउ मेनी कार्बन आर इन पायरुवेट? 3 आपका करेक्ट आंसर रहेगा 3। पायरुवेट में 3 कार्बन परमाणु होते हैं, है ना। पायरुवेट एक कार्बनिक अणु है जो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज में टूटने से बनता है। इसका जो रासायनिक सूत्र है C3H4O3 आपका हो जाएगा। पायरुवेट जीवों के भीतर संश्लेषण और विघटन दोनों में अहम भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म में मुख्य रूप से कौन सी क्रियाएं होती हैं? व्हाट आर द मेन एक्शंस और डेट एक्यूर इन ए प्रिज्म? तो वर्ण विक्षेपण की जो क्रिया है ये होती है मुख्य रूप से प्रिज्म में। याद रखिएगा प्रिज्म में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। ये घटना तब होती है जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी पदार्थ जैसे कांच के प्रिज्म से गुजरती है। इस प्रक्रिया में श्वेत जो प्रकाश है इसकी किरण अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है और विभिन्न तरंगों की किरणों में विभाजित हो जाती है। इस घटना को ही वर्ण विक्षेपण के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु के वेग में त्वरण, है ना, वस्तु में वेग, त्वरण और चाल किस प्रकार रहेगा? तो स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में त्वरण की बात करें सबसे पहले एक्सेलरेशन की, तो ये एक जो त्वरण होगा ये एक समान निरंतर होता है। वेग समय के साथ बढ़ता है और चाल जो है वेग का परिमाण होता है जो समय के साथ बढ़ता है। तो ये चीज़ें इसमें होती हैं। तो स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की गति एक समान त्वरण का उदाहरण है और स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का जो त्वरण है ये स्थिर होता है। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का जो वेग है समय के साथ बढ़ता है। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु पर लगने वाला जो बल है ये एकमात्र गुरुत्वाकर्षण बल होता है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण गुरुत्व का जो त्वरण का मान है एक्सेलरेशन ये 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जी का मान जो है कितना होता है या कितना है?
तो ये 6.673 इंटू 10 की पावर -11 NM स्क्वायर KG माइनस स्क्वायर, इस तरह से आप ये याद रखिएगा। तो गणितीय रूप में से इस प्रकार दर्शाया जाता है F बराबर G M इस तरह से। तो ये इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये इस तरह से बटे में था, है ना, तो ये यहाँ पर डालने में थोड़ी सी चीज़ें इस तरह से आ रही है। हम आपको अगर इजी लैंग्वेज में बताया तो F बराबर होता है गुरुत्वाकर्षण बल, G बराबर होता है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, M पहले कण का द्रव्यमान, M दूसरे कण का द्रव्यमान, R उनके बीच की दूरी। इसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों नहीं होती है? माफ कीजिएगा, क्यों होती है? पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति जो होती है, वाई डू प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल्स। तो सेल वॉल्व जो पाई जाती है प्लांट सेल में, ये क्यों पाई जाती है या क्यों होती है? तो पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं, इसलिए उन्हें कठोरता की आवश्यकता होती है, जो कोशिका भित्ति के द्वारा प्रदान की जाती है कठोरता। तो प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है ना, हैंस दे नीड रिगिडिटी विच इज प्रोवाइडेड बाय द सेल वॉल। तो ये सेल वॉल के द्वारा बेसिकली इसको कठोरता जो है प्रदान की जाती है। तो पौधों के आकार और आकृति को बनाए रखने में मदद करता है, कौन मदद करती है? सेल वॉल या कोशिका भित्ति। याद रखिएगा आप, सेल वॉल जो है ये आकार और आकृति को बनाए रखने में मदद करती है, वृद्धि में मदद करती है पौधे की, पौधों को रोग जनकों से बचाती है, नाजुक आंतरिक भागों को सुरक्षित रखती है और कोशिका से कोशिका संचार में मदद भी ये करती है। अगला क्वेश्चन है, श्वास नली किसके कारण नियंत्रित होती है? व्हाट कॉज द ट्रेचिया टू बी कंट्रोल्ड? तो ये होती है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के द्वारा, ऑटोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा, है ना। स्वायत्त तंत्रिका जो तंत्र है इसके द्वारा श्वास नली जो है नियंत्रित होती है। तो श्वास लेने की प्रक्रिया का जो नियंत्रण है स्वायत्त नियंत्रण तंत्रिका तंत्र ANS या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को अनिश्चित तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है। यह तंत्रिका तंत्र शरीर के कई कार्यों को नियंत्रित करता है और स्वचालित रूप से काम करता है। अगला क्वेश्चन है, यदि आपके पास ग्लूकोज के 6 अणु हैं तो ये पायरुवेट के कितने अणु में परिवर्तित होंगे? तो ये पायरुवेट के 12 अणु में परिवर्तित हो जाएंगे। ग्लूकोज C6H12O6 का मेटाबॉलिज्म ग्लाइकोलाइसिस नामक प्रक्रिया द्वारा होता है, जिसमें ग्लूकोज का जो विघटन है ये पायरुवेट में होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस, इसमें एक ग्लूकोज के अणु का जो परिणत पायरुवेट है 2 अणुओं में होता है। इस हिसाब से अगर 6 रहेंगे तो ये डबल हो जाएंगे, डायरेक्टिव 12 हो जाएंगे पायरुवेट में। इस तरह से ये हैं। अगला है, इनमें से कौन सी रिडक्शन अभिक्रिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिडक्शन रिएक्शन? तो रिडक्शन अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनने की जो प्रक्रिया है ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। रिडक्शन अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इस अभिक्रिया में एक अभिकारक इलेक्ट्रॉन खोता है और ऑक्सीकृत हो जाता है, जबकि दूसरा अभिकारक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है और अपचयित हो जाता है। क्लियर है? ये आपको याद रखना है। तो गाइज यहाँ पर पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चंस थे आपके एग्जाम में, लगभग पूरे क्वेश्चंस हमने आपको बता दिए जो आपके एग्जाम में 100% ऑथेंटिक पूछे गए, 100% रियल क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पर बताए। और ऐसा ही हमने पहले भी, कल भी हमने आपको यहाँ तक के पूरे क्वेश्चंस कवर करवा दिए थे। अगर आप चाहते हैं कि आपको 100% ऑथेंटिक एनालिसिस मिले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि जैसे ही नया वीडियो आएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा, ताकि आप फेक जो क्वेश्चन है उनको देखने से बचें, है ना। उसमें गलत डायरेक्शन में आप चले जाएंगे फेक क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो इसलिए इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, इनके अकॉर्डिंग ही आप आगे की तैयारी को कंटिन्यू करिएगा। क्लियर है? ये कुछ हमारे ऑनलाइन कोर्सेस है, जैसे कि RPF कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो कि सिर्फ 79 रुपीज़ की है। SSC GD की है, ये भी 79 की। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि इन एग्जाम में काफ़ी कम टाइम बचा है। दोनों ही एग्जाम 1 जनवरी 1 फरवरी में इस टाइम से ये होगी एग्जाम आपकी। और ये MPSI के लिए स्पेशल, इसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसके अलावा और भी अवेलेबल है, आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरी से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इन वीडियोस की PDF के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इससे पहले वाली वीडियो की PDF जो है अपडेट कर दी गई है, तो स्टडी मटेरियल वाला जो सेक्शन है उसमें जाकर चेकआउट करिएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि PDF नहीं मिल रही है, तो गाइस PDF डाल दी है ना। स्टडी मटेरियल में जाइएगा, वहाँ पर आपको एक जो है RRB टेक्नीशियन से एक फोल्डर मिलेगा, उस पर क्लिक करिएगा। बाकी सारी वीडियोस की PDF वहीं पर आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा ऊपर नीचे स्क्रॉल करके ध्यान से देखिएगा, मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें।
तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।